हेलो बच्चों। अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स का सूचकांक जारी किया गया है, इंडेक्स जारी किया गया है। और इस इंडेक्स में हम क्या देख रहे हैं कि आ, भारत जो 2025 का सूचकांक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें 123 देशों में भारत का स्थान 102 है और 25.8 अंक के साथ भारत गंभीर स्थिति में है। क्या है इसके मायने? कैसे यह खाद्य सुरक्षा से संबंधित है? कैसे ये हमारे पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में हमारी मदद कर सकता है? ठीक है, कैसे ये हमें पीटी और मेंस में हमारी मदद कर सकता है? आइए थोड़ा सा इस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं, इस पर थोड़ा बातचीत करते हैं, ताकि आपके पीटी और मेंस के एग्ज़ाम में अगर इससे संबंधित कोई सवाल होता है और पूछा भी गया है, ऐसा नहीं है कि 2016 में इस पर पीटी में सवाल पूछा भी गया है, तो कम से कम आप उस पर उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। अगर हम वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में बात करते हैं तो पहले समझिएगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं, GHI, यानी इसको बोलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हंगर इंडेक्स हिंदी में इसको कहते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। तो बच्चों, ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल जारी किया जाता है। पहले हम लोग थोड़ा बात करते हैं पीटी के लिहाज से। पीटी में क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात आपको सुनना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी कौन करता है। तो पहले इसको, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को IFPRI जारी करता था, यानी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, लेकिन इसके फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है आपको, इसलिए भी कह रहा हूं कि अब IFPRI इस इंडेक्स को जारी नहीं करता है। ठीक है, IFPRI अब इस इंडेक्स को जारी नहीं करता है। तो इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? इस इंडेक्स को अब दो संस्था मिलकर के संयुक्त रूप से जारी करती है। दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। एक द कंसर्न वर्ल्ड वाइड, एक है द कंसर्न वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और दूसरा है वेल्थ हंगर हेल्थ, वेल्थ हंगर हेल्थ। ठीक है ना, मैं हिंदी में थोड़ा इसको लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। द कंसर्न वर्ल्ड वाइड, डन। और इसको लिख सकता हूं वेल्थ हंगर हेल्थ। तो जल्दी से 2 बार 3 बार, एक बार मेरे साथ साथ बोल दो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष द कंसर्न वर्ल्ड वाइड। 2016 से इसको जारी किया जा रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। द कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ, दोनों मिलकर द कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ। ठीक है, पहला फैक्ट दिमाग में बैठाओ, द कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ। 2016 से इसको जारी किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा, अगर मैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2016 में यूपीएससी इसको पीटी में पूछा भी है। तो याद रखना, ये 4 सूचक से मिलकर बनता है, 4 सूचक से मिलकर बनता है। कौन कौन सा सूचक? पहला है अल्प पोषण, अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन। पहले एक बार लिख लो, फिर मैं समझा देता हूं। अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन। दूसरा होता है बाल मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट।
फिर है बाल ठिगनापन, बाल ठिगनापन बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग। एक है बाल दुबलापन, बाल दुबलापन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चारों। जल्दी से मेरे साथ साथ एक बार पढ़ दो। अल्पपोषण, बाल मृत्यु दर, बाल ठिगनापन, बाल दुबलापन। ठीक है, अल्पपोषण दो शब्द हैं, एक होता है अल्पपोषण और एक होता है कुपोषण। दोनों शब्द को ध्यान में रखना। कुपोषण मतलब मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन का मतलब है जितनी भूख है या जितनी आवश्यकता है उससे कम भोजन मिलना। जैसे मुझे 4 रोटी की भूख है और मुझे केवल एक ही रोटी खाने को मिल रहा है, मुझे 2 टाइम की जगह केवल 1 टाइम खाने को मिल रहा है, इसको भुखमरी की स्थिति कहा जाता है। वो होता है अंडर न्यूट्रिशन, अल्पोषण। दूसरा है बाल मृत्यु दर कि प्रति 100 बच्चे जो जन्म लेते हैं उनमें से 5 वर्ष की आयु कितने बच्चे पूरे कर पा रहे हैं, तो वो बाल मृत्यु दर। तीसरा है बाल ठिगनापन, चाइल्ड स्टंटिंग। ये है 5 वर्ष की आयु में उनके उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से उनकी अगर लंबाई कम होती है, इसको बाल बौनापन भी, इसको बौनापन भी कहा जाता है, चाइल्ड स्टंटिंग। ठीक है ना, अगर उम्र के हिसाब से उनकी लंबाई कम है। और बाल दुबलापन क्या है, अगर उनकी उम्र के हिसाब से, उम्र के हिसाब से अगर उनका जो वेट होना चाहिए, जो उनका वजन है, वो वजन कम है। उम्र के हिसाब से अगर उनका कम वजन है, जितना अगर वे हर एज के अनुसार इतना वेट तो होना चाहिए, उससे अगर कम वजन है तो उसको बाल दुबलापन कहा जाता है, चाइल्ड स्टंट वेस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इन चारों से मिलकर के ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनता है, इन 4 सूचकांक से। याद रखना, कुपोषण नहीं, कुपोषण का मतलब होता है पोषण युक्त भोजन नहीं मिलना। मैं आपको भोजन दे रहा हूं, दोनों टाइम दे रहा हूं, गेहूं चावल खूब खिला रहा हूं, लेकिन आप कुपोषित होकर के मर जाएंगे। ठीक है, केवल कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो ये होता है कुपोषण। कुपोषण मतलब पोषक युक्त भोजन ना मिलना। तो क्या है, अल्पोषण, भुखमरी वाली स्थिति, बाल मृत्यु दर, बाल ठिगनापन और बाल दुबलापन। इन चारों इंडेक्स को मिलाकर के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की संरचना की जाती है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनता है। याद रखना, इसमें जो वेटेज दिया जाता है, भारांश है, वो है ग्लोबल हंगर में अंडर न्यूट्रिशन का जो है ये 1/3 है, बाल मृत्यु दर का भी 1/3 है, और बाल ठिगनापन और बाल दुबलापन दोनों का मिलाकर 1/3 है, यानी इसका 1/6 है और इसका कितना है, 1/6 है। ये भी ध्यान दिमाग में बैठाना, ये भी दिमाग में बैठाना, 1/3, 1/3 इसका वेटेज है, इसका 1/3 है, और इन दोनों का मिलाकर 1/3 है, यानी 1/6, 1/6 है। डन। अब इस हिसाब से, इस हिसाब से, इनके हिसाब से, 4 सूचकांक के हिसाब से हर देश को 0 से लेकर 100 के, ऐसे तो 0 1 है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि प्रतिशत के हिसाब से, तो 0 से 100 के बीच में नंबर दिया जाता है। 0 से 100 के बीच में उनको, हर देश को नंबर दिया जाता है जो इस सूचकांक में शामिल किए जाते हैं जो देश। तो उस हिसाब से एक टेबल है, उस टेबल में क्या बोला गया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक टेबल बनाता है, 0.0 से लेकर 9.9 वाली स्थिति में है। अगर 9.9 अंक किसी को प्राप्त हुआ है तो इसका मतलब है कि वहां पर भुखमरी की स्थिति जो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स लो है वहां पर, यानी भुखमरी की स्थिति सबसे कम है, बहुत बेहतर स्थिति में है। लेकिन अगर दिया गया है 10 से लेकर, अगर मिला है मान लीजिए 19.9 तक, तो इसका मतलब है स्थिति वहां मॉडरेट है। मॉडरेट है मतलब है हंगर की स्थिति, लेकिन उतनी नहीं है, मॉडरेट है, मध्यम में है। लेकिन अगर स्थिति 20 से लेकर के 34.9 अंक प्राप्त होता है, तो इसका मतलब है कि स्थिति यहां पर सीरियस है, गंभीर है, सीरियस है, गंभीर है। लेकिन अगर 35 से लेकर के, अगर मान लीजिए 49.9 अंक प्राप्त हुआ है, 49.9 अंक प्राप्त हुआ है, 49.9 अंक प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब है अलार्मिंग है, अलार्मिंग सिचुएशन है। और अगर बात करें 50 से ऊपर है, 50 से अगर ऊपर अंक प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है एक्सट्रीम अलार्मिंग है, एक्सट्रीम अलार्मिंग है, मतलब बहुत खतरे वाली स्थिति है, बहुत खतरे वाली स्थिति है।
तो बच्चों जल्दी से दिमाग में बैठाओ, 0 से 9.9 मतलब बेहतर स्थिति है, 10 से 19.9 मॉडरेट है, मध्यम है, 20 से 34.9 सीरियस है, 35 से 49.9 अलार्मिंग है, और 50 से ऊपर है तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग है, बहुत सिचुएशन खराब है। और भारत के बारे में, भारत को कितना अंक मिला है? 25.8 अंक मिला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। यानी भारत की स्थिति कहां पर है? सीरियस स्थिति में है। यानी भुखमरी यानी खाद्य सुरक्षा की स्थिति की बात करें, अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें तो वास्तव में भारत की स्थिति गंभीर बनी हुई है। और खाद्य सुरक्षा है क्या? सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में उचित पोषण भोजन निरंतरता के साथ प्राप्त हो। और सबसे बड़ी बात है, इस रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाली बातें आई हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, और जो आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी, आप पेपर 2 में इसका यूज़ कर सकते हैं। और क्या है, आप देखिए कि आज भारत अल्पपोषण की स्थिति भारत में 12% है। यानी हमारी 12% जनसंख्या जो है अल्पपोषित भुखमरी से पीड़ित है। ठीक है, ये बहुत अलार्मिंग है। और इतना ही नहीं, हमारा जो बाल मृत्यु दर है वो 2.8 है। यानी प्रति 100 बच्चों में 2.8 बच्चे जो हैं वो पैदा होने के बाद 5 वर्ष की आयु को पूरा ही नहीं कर पाते, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और अगर बात करें ठिगनापन की बात करें यानी चाइल्ड स्टंटिंग की, तो 32.9%, और बाल दुबलापन की बात करें तो 18.7%, और यह विश्व में लगभग सर्वाधिक है, 18.7%। तो ये बहुत खराब स्थिति जो भारत में बता रहा है कैसे भुखमरी की स्थिति बनी हुई है, किस तरह से भारत में अगर देखा जाए खाद्य असुरक्षा, फूड इनसिक्योरिटी की स्थिति बनी हुई है। और तो और अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो आप देखिए कि श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब हमसे बेहतर स्थिति में है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो केवल वो हमसे पीछे है। अन्यथा देखिए चीन की भी बात करें, बांग्लादेश चीन का है नहीं, चीन भी अगर बात करें तो वो भी हमसे बेहतर स्थिति में है। अगर हम इस टॉप 5 देशों में देखें जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जहां 5 से कम उनको अंक मिले हैं, वो है आर्मीनिया, बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना और बुल्गारिया, चिली। लेकिन 5 जो सबसे खराब स्थिति में है वो है सोमालिया, दक्षिणी सूडान, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य और मेडागास्कर और हैती। ठीक है, तो ये तो ठीक है, लेकिन सवाल उठता है, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर इसकी बात करें, भारत की स्थिति में इसकी बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने लिखा ही है, द कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल दोनों द्वारा इसको बनाया जाता है, दोनों द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में अगर हम बात करते हैं, अगर आप पेपर 3 जीएस पेपर 3 में देखें इकोनॉमी में, तो एक टॉपिक आता है खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो खाद्य सुरक्षा का मतलब है सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में उचित पोषण भोजन निरंतरता के साथ प्राप्त हो। माने बात करें सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में उचित पोषण भोजन निरंतरता के साथ प्राप्त हो, इसी को खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिपोर्ट से यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं हम खाद्य सुरक्षा की जो ये परिभाषा है इसको पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग आपत्ति उठाते हैं कि सर ये तो बाहर की संस्था है, तो ये रिपोर्ट भी इसके बहुत बायस्ड होंगे। तो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं अपने ही देश के एक रिपोर्ट संस्था की बात करता हूँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करता हूँ। सर्वे जो कराया जाता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो इस सर्वे में क्या देखते हैं, इस सर्वे के 5वें रिपोर्ट में भारत में 15 वर्ष से लेकर 49 वर्ष की आयु के लगभग 53 से 55% महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं। और इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 5 वर्ष की आयु वाले लगभग 65% बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 5 वर्ष की आयु वाले लगभग
19% बच्चे जो है वो चाइल्ड वेस्टिंग यानी बाल दुबलापन के शिकार है। और इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 वर्ष की आयु वाले लगभग 36% बच्चे बाल ठिगनापन के शिकार हैं। तो कैसे फिर हम मान लें कि इस रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में कितना अंतर है? तो ये मानना ही पड़ेगा कि भारत में खाद्य सुरक्षा की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। इसका कारण क्या हो सकता है? इतना इस रिपोर्ट में हमारी स्थिति के खराब होने के बहुत बड़े कारण क्या हो सकते हैं? तो अगर मैं कारणों की बात करूं तो कुछ कारण में सबसे बड़ी कारण तो बढ़ती जनसंख्या। सबसे बड़ा कारण जो हमारा है बढ़ती जनसंख्या। जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे देश में उत्पादन भी बढ़ना चाहिए। अभी ठीक है, पर्याप्त उत्पादन है, लेकिन भविष्य में ये बहुत बड़ी चुनौती तो उत्पन्न होगी। दूसरी बड़ी समस्या हमारे देश क्या पूरे विश्व को है, और वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन जिस हिसाब से हो रहा है ये एक बहुत बड़ा खतरा, जैसे पंजाब हरियाणा में जो जिस तरह से बाढ़ आया, एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत दे रहा आने वाले समय में। वैश्विक तापमान में, जलवायु परिवर्तन में वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है, वैश्विक तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण अगर हम लोग देख रहे हैं वो है अवसंरचना का, आधारभूत संरचना का अभाव, आधारभूत संरचना का अभाव, संरचना का अभाव ये देखा जा रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे देश में भंडार गृहों की भारी कमी है, शीत भंडारण की कमी है, कोल्ड स्टोरेज की, और कृषि एवं अनुसंधान परिषद का दावा है, ध्यान से सुनिएगा, कृषि एवं अनुसंधान परिषद का दावा है कि भारत में अच्छे रखरखाव के अभाव में हर साल 10 से 12% अनाज और 30 से 32% फल और सब्जी बर्बाद हो जाते हैं। एंड कैन यू बिलीव उन्होंने क्या इसका आंकड़ा निकाला? इसका आंकड़ा निकाला, ये लगभग 1 लाख करोड़ रुपए होता है। और अगर हम लोग बात करें ये सालाना, तो हम अपने कुल उत्पादन का 67 MMT, यानी अगर मान लीजिए हम उत्पादन 350 MMT कर रहे हैं, तो उसमें से 67 MMT, ठीक है, हमारा बर्बाद हो रहा है अच्छे रखरखाव के अभाव में। ठीक है, माने ये तो केवल मैंने खाद्यान्न उत्पादन लिया है, मैं बागवानी को भी जोड़ दूं 350 MMT, ठीक है, तो दोनों को मिला दूं तो हमारा 67 MMT केवल अच्छे रखरखाव के अभाव में बर्बाद हो रहा है। एंड कैन यू बिलीव आपको कि ये 67 MMT ब्रिटेन एक साल में उत्पादन करता है, उतना हम हर साल बर्बाद करते हैं। और ये केवल बर्बाद ही नहीं हो रहे हैं फल सब्जियां और खाद्यान्न, बल्कि आप देखिए बर्बाद होकर जमीन में डंप हो रहे हैं, और वहां से एक मीथेन गैस निकलता है डंप होने के बाद, और यही मीथेन गैस जलवायु में परिवर्तन यानी वैश्विक तापमान में ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण बनता है मीथेन गैस। तो कहीं ना कहीं हम जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि में भी एक बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। तो आधारभूत संरचना का अभाव हमारे देश में, खासकर फसल पश्चात जो है आधारभूत संरचना, भंडार गृह, उसकी भारी कमी देखी जा रही है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश में देखा जाए तो खाद्य असुरक्षा की स्थिति, क्योंकि उत्पादन करके क्या होगा जब हम उसका सही तरीके से और उन्नत तरीके से, तकनीक तरीके से उसका भंडारण नहीं कर सकते हैं। और फिर दूसरा, पर्याप्त प्रसंस्करण का अभाव, पर्याप्त प्रसंस्करण का अभाव, पर्याप्त प्रसंस्करण का अभाव, ठीक है। फिर खाद्य पदार्थ तक, पीडीएस में भ्रष्टाचार, पीडीएस यानी जन वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार, यहां भ्रष्टाचार देखा जाता है। राशन की दुकानों में भ्रष्टाचार देखा जा सकता है, राशन कार्ड में भ्रष्टाचार देखा जा सकता है। तो ये मुख्य रूप से वो कारण है जो हमारे देश में कहीं ना कहीं भुखमरी की स्थिति और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी बेहतर स्थिति को रोक रहा है। अब सवाल उठता है कि सरकार क्या प्रयास कर रही है, ठीक है ना। यहां पर हो गया कारण, अब सरकार का प्रयास, आगे की राह, सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, जरा देखिए कि करके। सबसे बड़ी बात है, इस बढ़ती जनसंख्या को भोजन दिलाने के लिए, भोजन देने के लिए, मुफ्त में भोजन देने के लिए सरकार द्वारा NFSA कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मर्ज है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण 2013 से चलाया जा रहा है, ठीक है। गरीब कल्याण अन्न योजना में मर्ज कर दिया गया है, अन्न योजना, ठीक है। और 2028-29 तक अब सरकार ने कहा है कि हम मुफ्त में 5 केजी अनाज प्रत्येक राशन कार्ड धारक को देंगे। तो एक बड़ी बात ये सरकार जो कार्यक्रम चला रही है। दूसरा, प्रधानमंत्री पीएम पोषण आहार योजना, पीएम पोषण आहार योजना, जहां सरकार क्या कर रही है, सरकार जो महिलाओं में, बच्चियों में जो एनीमिया की समस्या है, उस एनीमिया की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रही है। फिर मिड डे मील, मध्याह्न भोजन मिल, जो मिड डे मील है, वहां सरकार बच्चों को पोषण युक्त भोजन देने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो ये सरकार कुछ योजनाएं चला रही है जहां से सीधे सीधे। फिर है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, पीएम प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जहां 6,000 रुपए गर्भवती महिला को दिया जा रहा है ताकि वो पोषण युक्त भोजन प्राप्त कर सके, ले सके। ये बात अलग है कि किस्तों में उनको दिया जा रहा है कुछ शर्तें पूरे करने पर। और इसके बाद अगर बात करते हैं, जैसे अगर बात करें आधारभूत संरचना का, कि हमारे देश में भंडार गृहों का अभाव है, तो सरकार उसके लिए क्या प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा शुरू किया गया है, अगर आपने सुना होगा, कृषि अवसंरचना कोष 2020 से, कृषि अवसंरचना कोष एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसको अब 2032-33 तक बढ़ा दिया गया है, जहां 1 लाख करोड़ से, और ये क्या है, आधा नए माने किसानों को यहां उधार दिया जा रहा है ताकि वे आधारभूत संरचना यानी भंडार गृहों के निर्माण पर अधिक जोर दे सके। इसके साथ साथ सरकार प्रसंस्करण के लिए कई कार्यक्रम चला रही है, जिसमें पीएम एफएमई कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम की बात करें तो वो क्या है, पीएम एफएमई कार्यक्रम को सरकार चला रही है, यानी प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, जहां पर, क्योंकि हमारे देश में जो ज़्यादा प्रसंस्कृत उद्योग हैं, खाद्य प्रसंस्कृत उद्योग, वो छोटे छोटे सूक्ष्म हैं, और इनफॉर्मल असंगठित क्षेत्र में, उनको संगठित क्षेत्र में, औपचारिक क्षेत्र में बदलने का प्रयास कर रही है। फिर अगर बात करते हैं कि प्रसंस्करण को और बढ़ावा देने के लिए सरकार मेगा फूड पार्क को बढ़ावा दे रही है, मेगा फूड पार्क की स्थापना पर ज़्यादा जोर दे रही है। हमारे देश में 42 मेगा फूड पार्क की स्थापना पर सरकार का पूरा जोर है। और तो और सरकार जन वितरण प्रणाली को ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को शुरू की है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को शुरू की है, और साथ में स्मार्ट कार्यक्रम को शुरू की है। पीडीएस में स्मार्ट कार्यक्रम यानी स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन थ्रू टेक्नोलॉजी इन पीडीएस, यानी तकनीक से पीडीएस में उन्नत बनाना, जैसे परिवहन में जीपीएस को लाना, आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ना, ठीक है। फिर एफसीआई द्वारा से अन्न दर्पण योजना को शुरू करना। ये सब क्या है, ये जन वितरण प्रणाली में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहाँ भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सरकार के प्रयास हैं ताकि देश में न केवल खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए, बल्कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी हमारी स्थिति को बेहतर बनाने में सहयोग दे सकती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक अच्छे से आप लोगों को समझ में आया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, कौन जारी करता है, कैसे बनता है। जल्दी से एक बार 1 मिनट के अंदर रिवीजन के बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक। इसको कौन जारी करता है, द कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ, 2 संस्था मिलकर के इसको संयुक्त रूप से जारी करती है और प्रत्येक वर्ष जारी करती है। पहले इसको IFPRI जारी करता था, डन। फिर आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो है वो 4 सूचक से मिलकर बनता है, अल्पपोषण, बाल मृत्यु दर, बाल ठिगनापन और बाल दुबलापन। चारों के बारे में हमें पता है, याद रखना, अल्पपोषण मतलब भुखमरी की स्थिति होती है, और चारों का भारांश, अल्पपोषण का 1/3, बाल मृत्यु दर 1/3, और दोनों का मिलाकर 1/3, यानी दोनों का 1/6 और 1/6। इस आधार पर अंक दिया जाता है और एक टेबल में रखा जाता है। क्या है, जैसे 0 से 9.9 लो यानी बेहतर स्थिति, 10 से 19.9 मॉडरेट, और फिर 20 से 34.9 सीरियस, और 35 से 49.9 अलार्मिंग सिचुएशन, और फिर एक्सट्रीम अलार्मिंग। भारत को 25
32.8 मिला और लगभग पिछले साल भी ऐसे ही रहा। तो लगभग भारत सीरियस या गंभीर स्थिति में बना हुआ है। इतना ही नहीं, अगर हम देखें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में तो अल्प पोषण की स्थिति भारत में 12% है, बाल मृत्यु दर 2.8% अभी, और अल्प वजन का जो दर है वो 18.7 है, जबकि दुर्लभ ठिगनापन जो है वो 32.9%, बौनापन की स्थिति बनी हुई है। फिर अगर बात करें कि खाद्य सुरक्षा है क्या, सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में उचित पोषण भोजन निरंतरता के साथ प्राप्त हो। और भारत में जो स्थिति है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखा जा रहा है, हालांकि पिछले साल से हमारी स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन इसको बहुत बेहतर नहीं है मान सकते, क्योंकि गंभीर स्थिति बनी हुई है। तो कारण क्या है? कारण में देखते हैं बढ़ती जनसंख्या है, जलवायु परिवर्तन है, आधारभूत संरचना का अभाव है, पर्याप्त प्रसंस्करण का अभाव है, और जन वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार जो है। अब सरकार उसके लिए क्या प्रयास कर रही है? एनएफएसए कार्यक्रम अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मिला दिया गया है और 28-29 तक मुफ्त में दिया जा रहा है। पीएम पोषण आहार योजना, जहां पर जो महिलाओं में एनीमिया की समस्या उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। मध्याह्न भोजन मिल है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, कृषि अवसंरचना कोष जो फसल पश्चात जो है आधारभूत संरचना के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है, 1 लाख करोड़ रुपए का फंड है ये से स्थापित। पीएम एफएमई, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, ठीक है। फिर मेगा फूड पार्क को बढ़ावा दिया जा रहा है, जन वितरण प्रणाली में सुधार के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और पीडीएस में स्मार्ट कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। डन, समझ में आ रहा है? तो आइए जल्दी से फिर इसके बाद क्वेश्चंस को देखते हैं। जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन को 2016 का यूपीएससी का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक जिनका आईएफपीआरआई द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक की रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया जाता है? क्या बात, एकदम सही। अल्पपोषण, शिशु वृद्धि रोधन और शिशु मृत्यु दर तीनों सही है। सी 1, 2 और 3 तीनों सही है, एकदम सही, एकदम सही। ये बताइए, वैश्विक भूख सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अच्छा, यहां पर है ये कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ठीक है, बोल रहे हैं सही नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट और इनकरेक्ट। बताओ। यह विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता। हाल ही में जारी जीएचआई में भारत का स्थान नीचे खिसक गया है। बच्चों का बौनापन जीएचआई में प्रयुक्त संकेतकों में से एक है। एकदम सही, पहला गलत है, दूसरा भी खिसका नहीं है, थोड़ा सुधरा है, और जीएचआई संकेतक में ये शामिल है। तो कौन कौन सा गलत है पूछा है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 और 2। और एक मेंस का क्वेश्चन मैंने रखा है, प्लीज इसको भी करने का प्रयास करें। 150 शब्द में या 250 शब्द में इसको लिखिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की रैंकिंग में भारत में भूख तथा असुरक्षा की गंभीर स्थिति को दर्शाती है। इस संदर्भ में आवश्यक है कि भारत खाद्य असुरक्षा की समस्या से निपटने के लिए समग्र उपाय करे। 250 शब्द में, और बड़े आराम से आप लिख देंगे जितना मैंने आपको कंटेंट दिया है। तो बच्चों, इसको लिखना है, और लिख करके अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी डालिए, नहीं तो कम से कम लिख करके इसको जरूर रखिए। तो इसी के साथ ये टॉपिक मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, और हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू।